नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। जगन्नाथ की जो सीरीज़ हम लोगों ने स्टार्ट की थी वो काफ़ी लंबे समय से चल रही थी और पूरी भी हो गई। अब वक्त आ गया है कि एक नई सीरीज़ पर काम किया जाए। तो फिजिकल इंडिया में बच्चों की काफ़ी समय से मांग थी कि सर फिजिकल इंडिया के टॉपिक क्लियर हो जाएं। तो हिमालय के बारे में हमने एक वीडियो पहले ही शेयर किया था। बाकी इसमें और जो कुछ महीन काम करते रहेंगे, एक बार बेसिक लेवल पर सारे लेसन कंप्लीट हो जाएं। तो आज माउंटेन सिस्टम से हम आगे बढ़ते हैं और हिमालय का जो रिवर सिस्टम है उस पर काम करते हैं। हिमालय के रिवर सिस्टम में सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का एक अपना अववाह तंत्र है। इसी आधार पर जैसे ये आपका हिमालय है, तो हिमालय के ईस्टर्न साइड में ब्रह्मपुत्र नदी इसकी सीमा बनाती है, पश्चिमी क्षेत्र में सिंधु नदी इसकी पश्चिमी सीमा बनाती है और मध्य में गंगा और यमुना का मैदान। तो लेक्चर को हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। नंबर 1 सिंधु, गंगा, फिर ब्रह्मपुत्र, इसी क्रम से चलते हैं। एग्जाम में इसमें कई तरह के क्वेश्चन आते हैं, जैसे नदियाँ, इनकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, इनकी लेंथ कितनी है, किनारे बसे नगर कौन से हैं, कौन सी इनकी जल विद्युत परियोजनाएँ हैं। तो जल विद्युत परियोजनाएँ और बाकी का जो डिटेल है, जो कॉन्सेप्टिव नहीं है, वो आप किसी किताब से पढ़ सकते हैं। बाकी जो चीज़ें समझाने वाली हैं वो हम आपको बता देते हैं। क्योंकि नदियाँ, पवन, पंछी, इनका कोई अपना डायरेक्शन नहीं होता, इनको केवल आपको समझना होता है। तो थोड़ा फिक्र का हम सहारा लेते हैं, क्योंकि अब जो भी लेक्चर होंगे थोड़े इंटरेस्टिंग होंगे, क्योंकि उसमें पिक्चराइज थ्योरी से आपको समझाने में थोड़ी सी हमें मदद मिलेगी। और इसी आधार पर शुरू करते हैं आज सिंधु नदी का अववाह तंत्र। कुछ बेसिक बातें इसमें हम बता देते हैं। जैसे सिंधु नदी एक पूर्व अनुवर्ती नदी है और इसका विकास ग्रेट हिमालय के होने से पहले हो चुका था। सिंधु, सतलज, कुछ हद तक ब्रह्मपुत्र, ये नदियाँ हिमालय के पहले दौर में बनी थी और हिमालय की सबसे पुरानी नदियों में इनको रखा जाता है। और माना जाता है कि सिंधु नदी का उद्गम कैलाश मानसरोवर झील के आसपास के गैलेक्सियस ग्लेशियर या हिमनद से हुआ। यहाँ से ये पश्चिमी दिशा की तरफ अपने बहाव को आगे बढ़ाती है। लद्दाख और जास्कर जो पर्वत श्रेणियाँ हैं, ये काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ये ट्रांस हिमालय या तिब्बत हिमालय की 3 पर्वत श्रृंखलाएँ हैं। इसमें से नंबर 2 पर लद्दाख और जास्कर, इन दोनों के बीच से सिंधु नदी पास होती है। लद्दाख जास्कर से होते हुए पश्चिम में वो आगे बढ़ती है। लद्दाख के पास एक प्लेस पड़ता है बुंजी, यहाँ से ये लद्दाख श्रेणी को काटती है, एक बड़ा सा हिम महाखंड कैनियन का निर्माण करती है। इसी कड़ी में ये और आगे बढ़ेगी। चिल्लास के पास ये पाकिस्तान में प्रवेश करती है और उसी क्रम में जब ये आगे बढ़ेगी तो कई इसमें सहायक नदियाँ मिलेंगी। जब हम सिंधु के बहाव को देखते हैं तो कुछ नदियाँ राइट हैंड से हैं, कुछ नदियाँ लेफ्ट हैंड से। हालांकि जो मेन नदियाँ हैं जो आपको हमें पढ़ाना है पंच नद तंत्र में, और झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज हैं। बाकी का डिटेल हम दूसरी इमेज में आपको शेयर कर देते हैं, उनको भी देखिएगा। और कभी कुछ समझ आए कौन सी नदी राइट हैंड है, लेफ्ट हैंड है, आप चीज़ों को देखेंगे, समझेंगे, अपने आप क्वेश्चन निकल आएंगे। तो नुब्रा, जास्कर, आपकी गिलगिट, आगे बढ़ेंगे तो इसी क्रम में काबुल नदी, चिल्लास से आगे बढ़ेंगे तो काबुल नदी इसमें आके मिलती है। कटक के पास ये मैदानों में आ जाती है और आगे चल कर के ये अरब सागर में कराची के पास मिल जाती है। मिलने से पहले मीठन कोट जो पाकिस्तान में एक प्लेस पड़ता है, यहाँ पर जो पंच नद तंत्र नदियों का जो ग्रुप है, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज, इनको पंच नद तंत्र बोलते हैं, ग्रुप ऑफ 5 रिवर्स। ये सिंधु की सहायक नदियाँ हैं और अंततः ये सभी नदियाँ फाइनली चिनाब नदी में आकर के मिलती हैं। और चिनाब नदी और सिंधु नदी जिस प्लेस पर मिलते हैं उस प्लेस को बोलते हैं मीठन कोट। और यहाँ से इन नदियों का भी फ्लो ख़त्म हो जाता है। जैसे इलाहाबाद में यमुना नदी मिलती है, वहाँ से यमुना नदी की धारा क्लोज हो जाती है, सब हर गंगे हो जाती हैं, गंगा में ही सब मिल जाती हैं। यमुना की जितनी भी सहायक नदियाँ हैं वो यमुना के बहाव का साक्षी। और इसी आधार पर चिनाब नदी की ये सब ट्रिब्यूटरी हैं। फाइनली ये सिंधु की ट्रिब्यूटरी है, लेकिन डायरेक्टली अगर देखा जाए चिनाब सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है।
कुछ राइट हैंड है, कुछ लेफ्ट हैंड, इन्हीं बातों को भी हम समझाते हैं। तो एक बार सिंध की जो जीवन यात्रा है इसको हम समझ लें। जन्म हुआ इसका मानसरोवर झील के आसपास और अंतिम संस्कार हुआ अरब सागर में। और इसी जीवन यात्रा में नदियाँ आती गईं, मिलती गईं, बहती गईं और ये उनको बहाती गईं। इस आधार पर अब लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। इस पूरे अफवातंत्र में चिनाव नदी सबसे प्रमुख नदी है और एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आता है उसी, क्योंकि मैटर को एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग ही परोसना है। आपको कितना आता है महत्वपूर्ण ये नहीं, आप एग्ज़ाम ओरिएंटेड अगर हैं तो ज़्यादा अच्छा। तो सिविल में एनडीए सीडीएस के एग्ज़ाम में जहाँ कॉन्सेप्टिव चीज़ें पूछ जाती हैं, डायरेक्शन का चार्ट चलता है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। और नॉर्थ और साउथ की सीरीज में अगर हम देखें तो झेलम नदी सिंध की इस तरीके से देखा जाए तो नॉर्थ ईस्ट रिवर है, तो सतलज सबसे साउथ वेस्ट हो जाएगी, दक्षिणतम नदी। और झेलम, चिनाव, रावी, ब्यास और सतलज, ये 5 नदियाँ इसी क्रम से आपको मिलेंगी। तो झेलम को हम नॉर्थ ईस्ट मान लेते हैं, सतलज को हम साउथ ईस्ट मान लेते हैं। और इसमें झेलम की भी कई सहायक नदियाँ हैं, जैसे किशन गंगा। चिनाव नदी में झेलम नदी उत्तर से मिलती है। इसी चिनाव में आगे चल कर के रावी नदी मिलती है। इसी चिनाव में सतलज नदी जो मानसरोवर झील से निकलती है और हिमाचल प्रदेश से शिप्ला गार्ड्स बनाते हुए आती है और ये भी चिनाव में मिलती है। तो इस आधार पर देखा जाए झेलम, रावी और सतलज इस चिनाव की सहायक नदियाँ हैं, लेकिन ब्यास सतलज की सहायक नदी है। रावी ब्यास का उद्गम रोहतांग दर्रे के आसपास हुआ है, लेकिन ब्यास सतलज में मिलती है हरिके पंजाब के पास। इस आधार पर अगर सहायक नदियों की सीरीज आए तो सिंध की सहायक नदी में चिनाव को रखना है। डायरेक्टली अगर बात करें, चिनाव की सहायक नदियों में झेलम, रावी और सतलज को रखना है। ब्यास सतलज की सहायक नदी है, किशन गंगा झेलम की सहायक नदी है। यही से ही आगे आप बढ़ेंगे तो गंगा भी पढ़ाना है, ब्रह्मपुत्र, दक्षिण भारत। तो नदियों की जो मेन सहायक नदियाँ हैं वो धीरे धीरे दिमाग में आती जाएंगी। अगला पॉइंट जिसमें निकलता है वो ये, इन नदियों के बीच में एक उपजाऊ क्षेत्र है जिसको हम दोआब बोलते हैं। जैसे भारत में उत्तर प्रदेश में गंगा यमुना का दोआब, दक्षिण भारत में तुंगभद्रा और कृष्णा नदी का दोआब, इसको हम प्लेन कहते हैं। उपजाऊ क्षेत्र जहाँ सबसे अधिक खेती होती है, हरा भरा क्षेत्र। तो इनसे भी 2-4 क्वेश्चन आते हैं, तो हमने इसे मार्क कर दिया है, जैसे नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो ये 5 दोआब हैं, 5 मैदान हैं जिनका क्रम नॉर्थ से साउथ होगा। और ये चूँकि 2 नदियों के बीच में है तो इसमें क्वेश्चन या तो पूछा जाएगा कि चाज का दोआब किन 2 नदियों के बीच में है, या झेलम और चिनाव नदियों के बीच के मैदान को हम क्या कहते हैं। तो सबसे पहले तो ये जानना होगा, हाँ, कौन सा दोआब सिंध नदी के अफवातंत्र में नहीं आता। या ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि बारी और विष्ट के दोआब या बारी विष्ट के मैदान किस नदी तंत्र की विशेषता है। जो ज्योग्राफी की बुक्स हमने लिखी है, जो बच्चे जानते हैं, जो नए बच्चे हैं, उसमें हमने इन सारे प्रश्नों को रखा है अपने अनुभव के आधार पर। आप उसको देखेंगे, शायद कुछ चीज़ें और अच्छी समझ में आएंगी। बाकी आगे फिर हम इसमें और शोध करते रहेंगे। तो 5 दोआब हैं। सबसे पहले है सिंधु सागर नंबर 1, फिर है चाज नंबर 2, रचना नंबर 3, बारी नंबर 4 और विष्ट नंबर 5। तो पहले तो इनका नाम ध्यान रखिएगा, सिंधु सागर, रचना, चाज, बारी, विष्ट। फिर रही बात क्रम की, नदियों का क्रम आपको पता है कि झेलम, चिनाव, रावी, ब्यास, सतलज, और इसी क्रम में इनको जोड़ते जाएं। सिंधु, झेलम, सिंधु सागर, चाज में झेलम और चिनाव, रचना में चिनाव और रावी, बारी में रावी और ब्यास, और विष्ट में ब्यास और सतलज। आसानी से ये तैयार हो जाएगा। ये हो गया। अगला पॉइंट, क्योंकि मैटर ज़्यादा है, समय कम है, तो ज़रूरी है कि सारी चीज़ों को आधी से अधिक समझा दिया जाए। बाकी आप किताबें पढ़िएगा, कोई डाउट होगा कमेंट करिएगा, हम और क्लियर करेंगे। जब तक विषय में जुड़ेंगे नहीं तो समस्याएं आएंगी नहीं। आप शेयर करेंगे, बताएंगे नहीं। आप अगर मरीज़ हैं, हम डॉक्टर हैं, तो पता होना चाहिए कि दिक्कत क्या है, दवा कितनी फ़ायदा कर रही है। क्योंकि ऑफलाइन का अलग कॉन्सेप्ट है और क्लास इसका अलग कॉन्सेप्ट है, इसमें 1 वे चलता है। झेलम नदी की खास बात यह है कि भारत पाकिस्तान का जो बॉर्डर है, जो रेड क्लिफ लाइन है, उसके पैरेलल यानी समानांतर कुछ हद तक चलती है। देखिए यहाँ से यहाँ तक। तो इसकी एक अपनी विशेषता है कि कौन सी नदी भारत पाकिस्तान की सीमा के समानांतर बहती है, तो झेलम।
चिनाब नदी की विशेषता है कि ये सबसे लॉन्गेस्ट नदी है और इसकी सहायक नदियाँ सबसे ज़्यादा हैं। ब्यास नदी की खास बात यह है कि ये भारत इस अवतंत्र की ऐसी नदी है जो पूर्णतः भारतीय नदी। भारत में इसका जन्म होता है हिमाचल प्रदेश में और भारत में ये ख़त्म होती है पंजाब में। इस आधार पर ये इंडियन रिवर है, जैसे गंगा नदी है भारतीय नदी, बाकी सब नदियाँ अंतर्राष्ट्रीय नदियाँ हैं। जन्म इनका कहीं होता है, बहती कहीं है और गिरती कहीं है। 3 देशों से ये संबंधित है, चाइना, भारत, पाकिस्तान। तो ये ध्यान रखिएगा। ब्यास इसमें सबसे छोटी नदी है, शॉर्टेस्ट, और सबसे लंबी है चिनाब। झेलम नॉर्थ ईस्ट है तो सतलज साउथ ईस्ट। इन नदियों पर कई हाइड्रो पावर प्लांट बनाए गए, जैसे सलाल, बगलिहार, दुलस्ती, नाथपा झाकड़ी। तो ये आगे कभी मौका मिलेगा हम इसको फिर दोबारा पढ़ाएंगे, लेकिन ओवरऑल आपको ये पता है कौन सी नदी किस राज्य में है, तो पावर प्लांट की लोकेशन लेना आसान हो जाता है। जैसे झेलम और चिनाब ये जम्मू कश्मीर क्षेत्र में है, ये जम्मू कश्मीर है। तो इन नदियों पर जो भी पावर प्लांट बना होगा, जैसे उड़ी परियोजना, बैरासुल, चामेरा, नाथपा झाकड़ी, आपका बगलिहार, सलाल। अब सलाल प्रोजेक्ट अगर चिनाब में है यहाँ पर, और बगलिहार अगर चिनाब में है और ये स्टेट जम्मू कश्मीर है, तो क्लियर है कि ये जम्मू कश्मीर में होगा। रावी ब्यास ये एरिया हिमाचल प्रदेश में लगती है, तो रावी ब्यास का एरिया हिमाचल प्रदेश में होगा। निचला हिस्सा ये है पंजाब प्रांत। इस आधार पर रावी, ब्यास और सतलज, इन 3 नदियों का संबंध या तो हिमाचल प्रदेश से होगा या पंजाब से होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये 3 नदियाँ कश्मीर से संबंधित नहीं रखती। इस आधार पर जितने भी प्रोजेक्ट होंगे वो आसानी से आपके तैयार हो जाएंगे। उत्तराखंड आपका सतलज नदी के इधर है। हिमालय प्रांत समय हमने बताया था कि सिंधु और सतलज के बीच के इस हिमालय को हम पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय कहते हैं। और इसी आधार पर इस हिमालय के 5 मैदान हैं, इसलिए इनको पंजाब का मैदान भी कहा जाता है। तो इस आधार पर इसको समझें। और एक और पॉइंट निकलता है, नदियों का कोई अपना मजहब, कोई जाति, कोई सीमा, कोई बाउंड्री नहीं होती। पंछी, नदियाँ और पवन के झोंके कोई सरहद न इनको रोके। सरहद तुम लोगों के लिए है। और ये नदियाँ आज से नहीं, अगर इतिहास के नज़र से हम इसको पढ़ाएं, हिंदी की नज़र से पढ़ाएं, तो मैंने बताया था कि इंडस नदी हमारी पहचान है। आर्यों ने भारत में अटैक किया तो सिंधु घाटी की सभ्यता का पतन हुआ और वैदिक सभ्यता का विकास हुआ। ईरानियों ने इस नदी को पार किया तो सिंधु को वो हिंदू बोलते थे, हिंदू से हिंदुस्तान यानी भारत बना। जब यूरोपियों ने यानी ग्रीक ईरानियों ने यूरोपियों ने अटैक किया भारत पर, सिकंदर जैसे लोगों ने, तो वो सिंधु को इंडस बोलते थे, तो इंडस ही इंडिया बना। इस आधार पर ये नदी क्षेत्र पूरा सिंधु और सतलज के बीच हमारा इतिहास में, जहाँ सिंधु घाटी की सभ्यता बना, फिर आगे चल कर के ऋग्वेदिक काल में ये सप्त सिंधु प्रदेश बना, फिर आगे चल कर के ब्रह्मवर्त प्रदेश बना, और आज यही नदियाँ भारत पाकिस्तान में बहती हैं। पाकिस्तान का अलग से कोई अववादांतर नहीं है। और ये नदियाँ जब साइड में बहती हैं, आगे चल कर के जब जल बंटवारे को लेकर के विवाद हुआ तो 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता पर मोहर लगी। अयूब खां और जवाहरलाल नेहरू के प्रयास से ये एग्रीमेंट हुआ, जिसमें हम नदियों को 2 ग्रुप में बांट दिया, जो पूर्व की नदियाँ हैं और पश्चिम नदियाँ हैं। जो पश्चिम नदियाँ हैं जैसे आपकी सिंधु, झेलम, चिनाब, इन नदियों का उपयोग पानी का पाकिस्तान करेगा और उसका 20% भारत प्रयोग करेगा, जो भी इस क्षेत्र के कश्मीर में लोग रहते हैं, पेयजल के लिए, सिंचाई के लिए, विद्युत के लिए पानी की आवश्यकता पड़ेगी। इसी आधार पर चिनाब नदी पर हमने कई हाइड्रो प्लांट बनाए, चाहे बगलिहार हो, चाहे सलाल हो, चाहे दुलस्ती हो। रावी, ब्यास, सतलज ये नदियाँ पूर्व नदियाँ कहलाती हैं। इनका 100% उपयोग भारत के हिस्से में है, क्योंकि ये नदियाँ भारत के अधिकतर क्षेत्र से निकलती हैं और बाकी यही पानी फिर आगे चल करके पाकिस्तान में पहुंचता है। और इस आधार पर यह सीरीज आपकी लगभग कंप्लीट होती है। अब इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि सिंधु की सहायक नदियाँ कौन सी हैं, कौन सी नहीं हैं। तो नुब्रा, जास्कर, श्योक, काबुल, गोमल, इन सबको आप फिगर से देखिए। कौन कौन से हाइड्रो प्लांट हैं इनको पढ़िएगा, कौन कौन से नगर हैं इनके किनारे किनारे इनको देखिएगा, नदियों का क्या क्रम होगा
और कौन कौन से इनके मैदान हैं, और बाकी जो भी क्वेश्चन इनसे बन सकते हैं, क्योंकि प्रयास ये रहता है कि अधिक से अधिक आपको समझाया जाए, और जो चीज़ें लिखने की हैं, समझाने की, वो हम साथ साथ चल रहे हैं। सब कुछ सही रहा तो हम अगली मुलाकात में गंगा नदी के अवतरण पे काम करेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा, क्योंकि गंगा से हम बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं। हम लोगों की एक होली रिवर है, भारत की ब्रेड बास्केट ऑफ इंडिया कहलाती है, उत्तर भारत की। तो इस पे काम करते हैं। इसके बाद फिर ब्रह्मपुत्र नदी को समझ लेते हैं। तुरंत फिर हम चलेंगे दक्षिण भारत, प्रायद्वीपीय भारत। तो प्रायद्वीपीय भारत के माउंटेन सिस्टम को पहले समझाते हैं, अरावली से लेकर के नीलगिरी की पूरी सीरीज, नॉर्थ ऑफ इंडिया पढ़ाना है। फिर प्रायद्वीपीय भारत का अवतंत्र आपको समझाना है, कौन सी नदियाँ बंगाल खाड़ी में गिरती हैं, कौन सी अरब सागर में। इतना करने के बाद फिर आगे बढ़ते जाएंगे, टॉपिक मिलते जाएंगे, और इसी उम्मीद के साथ आगे बढ़ते हैं। आप अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। नमस्कार।